नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे देहरादून का। रिस्पना और बिंदाल नदी पर सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सीएम रावत की मौजूदगी में यहां भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया। दोनों नदियों की स्वच्छता की दिशा में काम होंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चलेंगे दोनों नदियों में काम। सीएम रावत के समेत कई नेता और पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। रिस्पाना और बिंदाल नदी पर सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण हो रहा है। सीएम रावत की मौजूदगी में यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। दोनों नदियों की स्वच्छता के दिशा में यहां पर काम होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चलेंगे दोनों नदियों में काम। आपको बता दें कि सीएम रावत के समेत कई नेता और पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रिस्पाना और बिंदाल नदी पर सीवेज पंपिंग का निर्माण होगा और सीएम रावत की मौजूदगी में यहां पर भूमि पूजन किया गया। दोनों नदियों की स्वच्छता की दिशा में काम होंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चलेंगे दोनों नदियों में काम। आपको बता दें कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उसके तहत जो तमाम नदियां हैं उनका पानी स्वच्छ करने के लिए और खासकर गंगा के पानी को और निर्मल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयास ये भी। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एक और यहाँ पर कहेंगे कि योजना शुरू की गई जहाँ पर दो नदियों को साफ करने की योजना बनाई गई है। बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि रिस्पना और बिंदाल दोनों ही नदियां देहरादून शहर से गुजरती हैं और इन दोनों नदियों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा पहले ही इसकी घोषणा की जा चुकी है। इसका भौतिक रूप से एक तरीके से इसका जो है शिलान्यास किया जा चुका है, लेकिन आज उसका जो है ये फिजिकली जो आज इसका शिलान्यास किया गया है उसको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज इसका शिलान्यास किया है। दोनों नदियों को साफ सुथरा जो स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए जो सीवर लाइन है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, नदियों को साफ सुथरा कैसे किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज यहाँ पर एक पंपिंग हाउस का जो शिलान्यास किया गया है इसको लेकर के जो इसको बजट का भी जो प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरह से इसमें बजट खर्च होगा, उस बजट को भी आज इसमें बताया गया है। इस अहम मौके पर शहर के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहे, तो वहीं मेयर सुनील गामा इसमें मौजूद रहे, माला राजलक्ष्मी शाह जो कि सांसद है वो यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम गंभीर के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर नदियों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए एक अहम प्रोजेक्ट साबित होगा। बिल्कुल, और देखा जा रहा है पवन के इस दिशा में काफी ज्यादा तेज कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि नमामि गंगे कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी तो उसके मद्देनजर अगर देखें तो लगातार इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द जो गंगा है उसको और ज्यादा निर्मल बनाया जा सके और जो तमाम नदियां हैं उनके जल को भी शुद्ध किया जा सके। बिल्कुल मोनिका, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत गंगा को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों अभी ऋषिकेश और हरिद्वार में भी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी वहां भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया। तो वही अब उससे गंगा में मिलने वाली जो तमाम नदियां हैं उन नदियों में भी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो सीवर लाइन का जो काम है उसको पूरा करने के लिए नदियों में मलमूत्र न जाए, उसका कैसे निस्तारण किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि देहरादून में भी जो नदियां हैं रिस्पना और बिंदाल, इन दोनों को ही ऋषिकरणा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पवन, कौन कौन सी वो टेक्निक्स नजर आ रही हैं अब इस दौरान जब जो पानी है नदियों का उसको शुद्ध किया जाएगा, उसको निर्मल किया जाएगा, तो इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स देखी जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द ही जो है इसको हम पूरा रूप देंगे और जल्द ही जो गंगा है वो निर्मल होगी और जो तमाम नदियां हैं उनका पानी जो है वो शुद्ध होगा। तो किस तरह की टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है?
बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि इससे भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो नदियों में शहर का जो मल मूत्र गिरता है, जी। जिसमें नदियों में जो सीवर लाइन के द्वारा जो मल मूत्र जाता है, जो नालों के द्वारा, गंदे नालों के द्वारा जो मल मूत्र जाता है, उसको वहीं पर रोका जाएगा। उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। इस ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए इन तमाम चीजों से जो ऑर्गेनिक खादें जो मलमूत्र से तैयार की जाएंगी, वो और खादें तैयार की जाएंगी, और साथ ही साथ जो नदियों को निर्मल बनाने में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होंगी। कुल मिलाकर के जब देखा जाए तो एक बेहतर कदम है, जिससे ऋषि पर्णा और बिंदाल दोनों ही नदियां जो है साफ सुथरी होंगी। राजधानी में इसका बेहतर असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और पवन, जिस तरीके के कदम यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि एक के बाद एक हम इस तरह के कार्यक्रम देख रहे हैं, इस तरह की योजनाएं देख रहे हैं, जिससे कि वाकई जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो वायदा किया गया है निर्मल गंगा का, शुद्ध पेयजल का, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही पूरा होगा। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए रुक करेंगे मसूरी का, जहां पर मसूरी के शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के विरोध के आगे प्रशासन झुक गया है। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बेघर हुए लोगों के विस्थापन के लिए सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया है और मसूरी टेहरी बाईपास रोड पर पालिका की खाली जमीन पर शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों को बसाने की योजना बनाई है। दरअसल पालिका अध्यक्ष के जरिए 84 परिवारों में से 35 परिवारों को पहले अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है, और अब जो और घर बचे हैं, जो और परिवार बचे हैं, उनको भी जल्द ही उनका आशियाना दिया जाएगा। तो मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के विस्थापन की तैयारी अब की है। पालिका अध्यक्ष ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मसूरी टेहरी बाईपास के पास बेघरों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो वो तमाम लोग जो शिफन कोर्ट से बेघर हुए थे, उनके आगे अब सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग और लगातार अपना रोष प्रकट कर रहे थे। अब ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से ये विचार किया जाएगा कि कहां पर इन लोगों को विस्थापन किया जाए। विस्थापन की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। पालिका अध्यक्ष ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है और मसूरी टेहरी बाईपास के पास बेघरों को बसाने की योजना अब बनाई जा रही है। सुनील सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? काफी कह सकते हैं कि काफी संघर्ष के बाद अब जाकर ये जो तमाम लोग हैं शिफन कोर्ट से जो बेघर हुए थे, उनको कहीं ना कहीं अब न्याय मिलेगा, उनको घर मिलेगा? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर शिफन कोर्ट के जो बेघर लोग थे वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके आगे कहीं ना कहीं पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को झुकना पड़ा और एक आपातकालीन बोर्ड बैठक यहाँ पर बुलानी पड़ी, जिसमें सभी सभासदों ने प्रतिभाग किया। और जो मसूरी के आईडीए के पास खाली जगह देने की बात यहाँ पर की जा रही है, उनका ये कहना है कि ये जमीन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। और जो लोग अभी बेघर हैं, क्योंकि अगर 84 परिवारों की बात करी जाए तो उसमें से 30 से 35 परिवारों को पूर्व में ही अस्थायी रूप से पालिका अध्यक्ष द्वारा विस्थापित कर दिया गया था, परंतु अभी भी कई लोग बचे हुए हैं। तो उनको 2 दिन के अंदर विस्थापित करने की बात यहाँ पर पालिका अध्यक्ष कह रहे हैं। ये देखना होगा कि क्या 2 दिन में इन लोगों को विस्थापित किया जा पाएगा या नहीं। और इसी को लेकर लगातार जो संघर्ष था वो अब कहीं ना कहीं उनका कामयाब हो गया है। ऐसे में सभी लोगों ने अपनी सहमति जता दी इनको जमीन देने के लिए। परंतु अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएगी, क्योंकि जब अतिक्रमण का जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था उसको ध्वस्त किया गया, और ऐसे में अगर उनको विस्थापन की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये नजीर बन जाएगी पूरे उत्तराखंड के लिए कि अगर सरकारी तौर पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाता है तो उसके बदले में विस्थापन की कार्रवाई होगी, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको लेकर भी कई लोगों की राय है कि ये होना संभव नहीं है, पर ये तो समय बताएगा कि क्या ये लोग स्थायी रूप से विस्थापित हो पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल। और इन लोगों द्वारा जो संघर्ष किया गया है अब तक सुनील, इन लोगों का तभी पूरा होगा जब इनके हाथ में इनके घरों की चाबी होगी। तो कहीं ना कहीं अभी ये प्रोसेस काफी लंबा है, और जब तक इनके हाथ इनके घरों के पेपर्स नहीं लग जाते तब तक ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ना मानी जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक शगुफा कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव आप शासन को भेज रहे हैं, अब शासन इस तरह से उसकी स्वीकृति मिले या ना मिले ये सोचने की बात है, क्योंकि शासन तभी स्वीकृति देगा जब उसके लिए कोई नॉर्म्स होंगे या उसके लिए कोई कार्य योजना होगी। ऐसे में जो अस्थायी रूप से भी है उसमें भी
पालिका की कई संपत्तियां हैं जहां पर इन लोगों को बैठाया जा रहा है, तो वो भी अपने आप में एक अतिक्रमण हो गया है। तो इसमें क्योंकि जो ठोस पॉलिसी है यहाँ पर पालिका प्रशासन की या पालिका अध्यक्ष की, वो नहीं देखी जा रही है। जैसा उनको मौका मिल रहा है उस हिसाब से वो विस्थापन की बात कर रहे हैं, परंतु अगर न्यायालय प्रक्रिया की बात करी जाए तो विस्थापन होने की कोई प्रोसेस ही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सरकारी संपत्ति को कब्जा कर रहे हैं, ऐसे में आपको किस तरीके से विस्थापित किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है। परंतु सारे नियम कानून को अनदेखा करते हुए ऐसे वोटों की राजनीति यहाँ पर की जा रही है और इसको लेकर यहाँ पर विस्थापन की बात एक शगुफा सा छोड़ दिया गया है। जो 84 बेघर परिवार है, इन्होंने भी मान लिया है कि फिलहाल उनको अस्थायी रूप से तो पालिका अध्यक्ष कहीं ना कहीं विस्थापित कर देंगे और ऐसे में जो स्थायी रूप से इनकी व्यवस्था की जानी है उसके लिए जमीन का प्रस्ताव चला गया है। अब ये देखना होगा कि शासन स्तर पर इसको माना जाता है कि नहीं माना जाता है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं सुनील, कहीं ना कहीं इन लोगों को शांत कराने के लिए एक तरीके से सगोबा छोड़ दिया गया है कि हाँ ठीक है, तुम्हें विस्थापित किया जाएगा, तो लोग जो है वो शांत हो जाए, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, लगातार अपना रोष व्यक्त कर रहे थे लोग। तो ऐसे में उनको शांत कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी ठोस पॉलिसी नहीं है। ऐसे में अगर इनको पहले से विस्थापित किया जाना था तो पालिका द्वारा ये जो पूरी भूमि है शिफन कोट की, ये पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की गई थी, क्योंकि इसमें पुरुकुल रोपवे का एक प्रोजेक्ट आना है और इसका प्लेटफॉर्म बनाया जाना है। ऐसे में जब जमीन ट्रांसफर की जा रही थी तो तभी यहाँ पर इनको विस्थापन करने की बात यहाँ पर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही थी। बिल्कुल सुनील, और अब देखना होगा कि आखिर कब इन बेघर लोगों को इनके घर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के। चलिए रुक करेंगे चमोली का। चमोली जिले में मध्य हिमालय की 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली भक्तों के साथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर पहुंच गई है, जहां आगामी वर्ष की यात्रा शुरू होने तक भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। और ये तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर रुद्रनाथ मंदिर के जो कपाट हैं वो शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। रुद्रनाथ की उत्सव डोली गोपीनाथ मंदिर पहुंची। भक्तों ने उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया। तो चमोली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रुद्रनाथ की उत्सव डोली गोपीनाथ मंदिर पहुंची और भक्तों ने उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर भगवान के दर्शन करने पहुंचे। तो तीर्थनगरी ऋषिकेश में एक डॉक्टर ने हैवानियत दिखाते हुए महिला पत्रकार पर लोहे के स्टैंड से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर ने पत्रकार के घर पर आकर उसके साथ अभद्रता की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, इस तरीके से जो महिला पत्रकार है उसके ऊपर हमला किया गया डॉक्टर द्वारा। डॉक्टर ने महिला पत्रकार पर हमला किया है और फिलहाल डॉक्टर पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। एक बार फिर तस्वीरें देखिए किस तरीके से हैवानियत दिखाते हुए डॉक्टर जो है महिला पत्रकार को पीट रहा है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। ऋषिकेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने महिला पर लोहे की रॉड से हमला किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस तरीके से हैवानियत दिखाते हुए डॉक्टर हैवान बनता हुआ नजर आ रहा है और महिला पत्रकार पर हमला कर रहा है। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुत्र धर्म को भी निभा रहे हैं। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद आज उनके बेटे चिराग पासवान ने भारतीय परंपरा के अनुसार
पिता का पिंडदान किया। आपको बता दें कि पटना के जनार्दन घाट पर जहां रामविलास पासवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी, वहीं चिराग पासवान ने उस विधि को विधिवत निभाया। लोजपा अध्यक्ष चिराग ने पिता का पिंडदान किया। पिता रामविलास पासवान का गंगा में पिंडदान किया गया। भारतीय परंपरा के अनुसार पिता का उन्होंने पिंडदान किया। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने पटना के जनार्दन घाट पर पिता रामविलास पासवान का पिंडदान किया। इस दौरान उन्होंने पिता के साथ बिताए समय और आगामी चुनाव को लेकर प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। एक मुश्किल डगर पर निकले हैं। लड़ाई मुश्किल इसलिए भी है कि जब ये एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, बड़ा झटका लगा लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान जी को। इंटरव्यू की शुरुआत हम उसी सवाल से करेंगे जिस परिस्थितियों में हम इंटरव्यू कर रहे हैं। एक बड़ा रिस्क लिया आपने, और जब आप उस रिस्क को लेकर रणनीति तैयार कर रहे थे तो आपके पिता और हम लोग जितना देखा है, हम लोगों ने जितना जाना है, एक बेहतर दोस्त आपने खो दिया। किस तरह से रणनीति पर असर पड़ा? नहीं, ठीक कहा आपने। पिताजी से पापा ही नहीं थे मेरे, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उनसे बहुत सारी बातें मैं करता था, घंटों बैठकर हम लोग रणनीतियाँ तैयार करते थे। आज वो साथ नहीं है, बट हाँ, ये संकल्प जरूर है कि उनकी अंतिम इच्छा को मुझे पूरा करना है। उनका ये मानना था कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, और जो आक्रोश मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ है, उस आक्रोश से हम लोग को जनता को कम से कम राहत दिलानी चाहिए, और उनकी इसी अंतिम इच्छा को पूरा करने में निकला हूं। मुझे पता है कि पापा जहाँ पे भी होंगे अपना आशीर्वाद जरूर मुझे दे रहे होंगे। आपके पिताजी या फिर आपके विरोधी जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं इन परिस्थितियों में, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता रहूंगा। आपका इंटरव्यू में देख रहा था, आपने कहा कि लगातार पिताजी ये कहते रहे कि तुम लोग फैसले लेने में देर क्यों कर रहे हो। जाहिर है उनकी भी इच्छा यही थी। तो आपके पिताजी ने एक अंतिम फैसला लिया, और अब तक जो वो फैसले लेते रहे हैं, इन्हीं वजहों से उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है। केंद्र की कई सरकारों में मंत्री रहे, राजनीति का मिजाज भांप लिया करते थे। लगता है कि उनका जो आखिरी फैसला है, जो आपने लिया है, उनका फैसला है, आपको वो मालूम है, तो ये फैसला भी सही साबित 100% सही होगा। उनके सारे फैसलों पर विश्वास रहा, और इसीलिए मौसम वैज्ञानिक उनको कहा जाता था, क्योंकि जितने भी फैसले लिए उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शिता उनकी ऐसी थी कि जो भी फैसले लिए उन्होंने सब सही हुए। तो मेरा विश्वास है जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पापा की मदद से ही लगभग 4 लाख लोगों के सुझावों से हम लोगों ने बनाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के बीच जितना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जाएगा, लोगों को जितना समझ में आएगा, और जो आक्रोश है माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, उसका लोगों का जन समर्थन हम लोग को जरूर मिलेगा। जल्दी 2-3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपके एक इंटरव्यू, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, आपने कहा कि अंतिम समय में मेरे पिता के साथ जो व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने जो किया, और एक बयान आया कि मेरे दम पर अकेले राज्यसभा नहीं बने हैं, हमारा भी सहयोग रहा है, और आपने जो जवाब दिया वो बड़ा झकझोरने वाला था। आपने कहा कि लीजिए, मेरे पिताजी ने राज्यसभा की सीट लौटा दी, अब बनाना है ना लीजिए। क्या इतनी तलखी है इन वजहों से भी जेडीयू से भविष्य में कभी कोई दोस्ती नहीं हुई? नहीं, देखिए, जेडीयू से भविष्य में तो कोई इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने इस बात को स्पष्ट कहा है कि जिस सरकार का नेतृत्व अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे, राज्य में अगर उसका नेतृत्व वो करेंगे, तो राज्य में हमारी सरकार विपक्ष में बैठेगी, पर हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। अब तक ये लग रहा था कि बीजेपी आपके साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, फिर बयान सामने आने लगा कि वोट कटवा हैं, और तमाम तरह के बयान सामने आए। कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया कि गठबंधन उन्होंने खुद तोड़ा, हमने उनको मनाने की कोशिश की। हाँ, तो गलत क्या कहा अमित शाह जी ने? सही कहा उन्होंने। मैं निरंतर जब भी मैं अमित शाह जी से मैं मिलता था, मैं उनसे यही बात मैं कहता था कि सर, मेरे लिए ज़रूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को आप इनकॉर्पोरेट करें। और उनकी भी मजबूरी मेरी समझ में थी कि क्योंकि मुख्यमंत्री तब तक 7 निश्चय पार्ट 2 की भी घोषणा कर चुके थे, तो मुझे पता है कि वो मेरे उस डॉक्यूमेंट को वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते थे साझा न्यूनतम कार्यक्रम में। और सही बात है कि मेरी उनसे निरंतर मुलाकातें हुई, इस बारे में मैंने उनसे ज़रूर बात की, पर जब मेरा कार्यक्रम ही नहीं उसमें इन्वॉल्व हो सकता था, इनकॉर्पोरेट हो सकता था, तो अलग हटने का मेरे पास विकल्प क्या बचा था। लेकिन आपने बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार डाल दिए। 5 सीटों पर हैं, और इन 5 सीटों की जानकारी मैं पहले ही भारतीय जनता पार्टी को मैं दे चुका था
क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है। कुछ ऐसी सीटें थीं, 2 तो हमारी सिटिंग ही हैं, राजू तिवारी जी गोविंदगंज से और लालगंज से राजकुमार शाह जी, और उसके अलावा 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर लंबे समय से हम लोग के कार्यकर्ता, हम लोग के नेता वहाँ पर मेहनत कर रहे थे। मेरे लिए संभव नहीं था कि उन सीटों पर मैं प्रत्याशी नहीं उतारूं। फ्रेंडली फाइट है, मणिपुर में भी ऐसे ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, आमने सामने, अंतोगत्वा जीते हुए विधायक ने इन्हीं का ही समर्थन किया। मौजूदा जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हीं का ही हमारे जीते हुए विधायक ने किया, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने का, मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं संकल्पित हूँ, और जितने भी हमारे जीते हुए विधायक हैं वो उन्हीं का ही समर्थन। लंबा आखिरी सवाल है, लंबा टकराव रहा आपका सीएम नीतीश कुमार के साथ, और जब ये टकराव चल रहा था तो कई अभी तरह भी के चल ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है, चल ही अब तो खैर खुलकर सामने आ गया है। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसके पीछे प्रशांत किशोर हो सकते हैं, तमाम तरह के कयास थे। आपने कई कयासों को खारिज भी किया है, कई तरह की बातों को खारिज भी किया है। मैं और खारिज नहीं, मैं चार पन्ने की चिट्ठी आपने लिखी थी जेपी नड्डा को, वो भी मैंने पूरा पढ़ा है। इन कयासों में कितनी सच्चाई है? सुपने की चिट्ठी मैंने जेपी नड्डा जी को मैंने लिखी, और उसमें डिटेल में क्यों मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में आगे अब अपनी राजनीतिक संघर्ष में साथ में अब नहीं कर सकता, उसका मैंने पूरा उसमें विवरण किया। और जहाँ तक रही बात इन कयासों की कि कोई और मेरी मदद कर रहा है, या प्रशांत किशोर जी का आपने नाम लिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति भी इस बात को प्रमाणित कर दे कि मेरे साथ अगर प्रशांत किशोर हैं, या मेरी प्रशांत किशोर से, हाँ मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे ज़रूर है, मैं ज़रूर उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, और मुख्यमंत्री जी की वजह से ही मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकात हुई थी। जब वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्हीं दौरान मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकातें और बातचीत हुई। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और लोक जनशक्ति पार्टी का अकेले जाना और अकेले लड़ना पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ शुद्ध 100% पार्टी का फैसला। बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, ये वाकई आखिरी सवाल है चिराग जी। बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी ही असली बीजेपी है, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कही। आपको लगता है कि बिहार की कई सीटों पर जो खबरें सामने आ रही हैं, जो कयास सामने आ रहे हैं कि बीजेपी का जो स्थानीय कार्यकर्ता है, कैडर है, उसका समर्थन आपको मिल रहा है, जबकि आपने बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्रेयसी सिंह, उनको समर्थन देने का वादा किया है, तो ये हो रहा है चुनाव में? मेरी छोटी बहन से श्रेयसी को ही नहीं, उनको तो मैं समर्थन कर ही रहा हूँ, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, उनका तो मैं हर हालात में मैं उनका समर्थन करता ही। बट सिर्फ श्रेयसी का ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, हर उस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनका समर्थन करेंगे और उनको जिताने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के जहां जहां प्रत्याशी खड़े हैं, वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पूर्णतः उनको हराने में काम करेंगे। मेरा मानना है कि जदयू को दिया हुआ एक भी वोट पुनः कल को मेरे बच्चों को पलायन के लिए मजबूर करेगा, बिहार को बर्बादी की कगार पर लेगा। और 10 तारीख को बीजेपी भी मदद कर रही है आपकी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बीजेपी मेरी मदद कर रही है। ये मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। इतना मुझे जरूर पता है कि 10 तारीख को परिणामों के बाद भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। थैंक यू चिराग जी। तो अपना कीमती वक्त चिराग पासवान ने दिया। कई सवाल थे जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह का इंटरव्यू सामने आया, बयान सामने आया, उस पर भी हम बात की। तो इस बातचीत में इतना ही। प्राइम न्यूज के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।